वडोदरा का हादसा, जब सड़क पर मौत का तांडव हुआ। गुजरात के वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, और जो बचे, वे भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में हर दिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। हम दुनिया में सड़क हादसों में सबसे आगे हैं। लेकिन इन हादसों का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इनमें कई बार अमीरजादों के बिगड़ैल बेटे नशे में धुत होकर निर्दोष लोगों को रौंदते हुए निकल जाते हैं और फिर भी बच जाते हैं। हम इतने आदी हो चुके हैं कि अब ड्रग्स और शराब के नशे में गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन वडोदरा में जो हुआ, वो एक नया ही स्तर था। छोटी होली की रात, होलिका दहन के बाद रक्षित चौरसिया ने जो किया, उसने हमारे सिस्टम की सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर दिया। हमारा कानून कितना लाचार हो चुका है और धर्म को कैसे अपनी गंदी हरकतों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस घटना ने ये साफ कर दिया। देशभक्त के इस एपिसोड में मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या हम, चाहे लेफ्ट के हों या राइट के, इस एक बात पर सहमत हो सकते हैं कि कुछ मुद्दे राजनीति से परे होने चाहिए? क्या हम इस पर एकजुट होकर आवाज उठा सकते हैं कि ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई हम बनाम वो नहीं होना चाहिए? या फिर हम इसमें भी पक्षपात और राजनीति ढूंढेंगे? यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हमारी सड़क सुरक्षा और न्याय व्यवस्था किस कगार पर पहुंच चुकी है। रक्षित चौरसिया को इस हादसे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह सच में सजा पाएगा? सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अब तक नेता और ढोंगी बाबाओं को ही धर्म का इस्तेमाल करते देखा था, लेकिन अब रक्षित चौरसिया जैसे लोग भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कार ने 7 लोगों को कुचला, उनकी जिंदगियां तबाह कर दी, और फिर भी ये व्यक्ति भगवान का नाम लेकर अपने बचने की उम्मीद कर रहा था। सवाल यह उठता है कि क्या उसकी सोच सही है? क्या वह सच में बच जाएगा? क्योंकि वह एक लॉ स्टूडेंट है जिसे कानून की अच्छी समझ है, और शायद उसे ये भी पता है कि धर्म की आड़ लेकर खुद को निर्दोष साबित किया जा सकता है। इस हादसे को समझने के लिए आइए जरा पूरी घटना पर नजर डालते हैं। अगर आपने खबर नहीं देखी तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि आप होली के जश्न में व्यस्त रहे हों। लेकिन जो हुआ, वो किसी भी तरह से एक ओपन एंड शट केस है। अब कहा जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन जो कोई भी गाड़ियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, खासतौर पर वोल्क्सवैगन वर्टूज 1.5 के बारे में, उसे पता होगा कि यह गाड़ी अपनी कैटेगरी में सबसे पावरफुल कारों में से एक है। और अगर इसकी ऐसी हालत हुई है, तो कोई भी समझ सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने खुद रक्षित को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हमारे पास मोबाइल फुटेज हैं, जो यह दिखाते हैं कि हादसे के ठीक बाद क्या हुआ। और सबसे अहम बात, अगर जांच ठीक से की जाए, तो वोल्क्सवैगन के ऑन बोर्ड कंप्यूटर से यह साफ हो जाएगा कि हादसे के वक्त गाड़ी की स्पीड कितनी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद रक्षित चौरसिया का दोस्त चौहान मौके से भाग खड़ा हुआ। और रक्षित? वह वही करने लगा जो उसे अपने बचाव का सबसे आसान तरीका लगा, धर्म का सहारा लेना। ध्यान से सुनिएगा, यह आदमी अपनी पहचान को जोर जोर से दोहराने लगा। वह यह जताने की कोशिश कर रहा था कि वह हिंदू है और इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। या फिर वह डर गया था कि अगर उसकी पहचान गलत तरीके से की गई तो उसे भीड़ वहीं खत्म कर देगी। लेकिन शुक्र है कि वहां मौजूद लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। अब सवाल यह उठता है कि एक 20 साल का लॉ स्टूडेंट जो कानून जानता है, जिसने निर्दोष लोगों को कुचल दिया, वह भगवान शिव का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और विडंबना देखिए, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन एक हल्का सा मजाक कर दे तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन जब कोई नशे में धुत होकर निर्दोष हिंदुओं को कुचल देता है और फिर भगवान का नाम लेकर बचने की कोशिश करता है, तो सब चुप क्यों हैं? क्या यह भी कोई मुद्दा नहीं है? क्या हम इस पर भी राजनीतिक चश्मा लगाकर देखेंगे? या फिर कभी तो हम इंसानियत के लिए खड़े होंगे? वडोदरा का हादसा,
जब धर्म और कानून का मजाक बना दिया गया। यहाँ एक आदमी जिसने निर्दोष लोगों का खून कर दिया, भगवान शिवजी का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। सोचिए, हमारे देश में ऐसा माहौल बन चुका है कि कोई इंसान यह सोच सकता है कि वह खून करके भी भगवान का नाम लेकर बच सकता है। यह सिर्फ दर्दनाक ही नहीं, बल्कि डरावना भी है। पर जो इससे भी ज्यादा दुखद था, वह अगले 24 घंटों में देखने को मिला। जब देश होली मना रहा था, तब यह व्यक्ति जेल से निकलने की प्लानिंग कर रहा था। जी हाँ, रक्षित चौरसिया, एक चौथे साल का लॉ स्टूडेंट, जिसे बखूबी पता है कि कानून कैसे काम करता है। उसे मालूम है कि इस देश में जुर्म करने के बाद भी कैसे निकला जा सकता है। पुणे के पोर्शा केस को याद कीजिए। हमने उसे विस्तार से कवर किया था। वहां भी लोगों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया था। उन्होंने उस अमीरजादे को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। यहाँ भी यही हुआ। रक्षित चौरसिया को भीड़ ने धर दबोचा। शायद वह भागने की फिराक में था। ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ा, थोड़ी खातिरदारी भी की, लेकिन फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जब जनता कानून पर भरोसा खो देती है, तभी विजिलेंटे जस्टिस जन्म लेता है। और यह अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस इस केस को भी किसी तरह तोड़मरोड़ कर निकाल देगी? क्या रक्षित बेल पर छूट जाएगा? पुणे के पोर्शा केस में तो आरोपी को सिर्फ 15 दिनों में बेल मिल गई थी, जबकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, वीडियो फुटेज, चश्मदीद गवाह, सब कुछ। यहाँ भी सब कुछ क्लियर है। रक्षित चौरसिया एक अडल्ट है, 20 साल का है। उसे लॉ की जानकारी है। अब देखना यह है कि उसके लिए कौन कौन सी बहानेबाजी सामने आती है। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए और मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ। 1. गलती मेरी नहीं थी, सड़क पर गड्ढा था। 2. गलती मेरी नहीं थी, स्कूटर से हल्का टच हुआ और कार का एयरबैग खुल गया। 3. गलती मेरी नहीं थी, कार अपने आप अनकंट्रोल हो गई। 4. मैंने ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाई, सिर्फ 50 से 55 की स्पीड थी। यानी हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह खुद को निर्दोष साबित किया जाए। और हद तो तब हो गई जब यह व्यक्ति गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद यह सोचने लगा कि जब मैं छूटूंगा तो फैमिली से मिलने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसे भी अच्छी तरह पता है कि रोड एक्सीडेंट्स में, खासकर ड्रंक ड्राइविंग केस में, सजा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। 2 साल की सजा भी शायद ही किसी को मिली हो, लेकिन वो तब जब आरोपी कोई आम इंसान हो। अगर आरोपी पावरफुल, वेल कनेक्टेड या अमीर हो तो उसका बचना तय है। रक्षित चौरसिया एक अमीर परिवार से आता है। सुना है कि उसके पिता बनारस में टोटी बनाने का बिजनेस करते हैं। पर इस लड़के के दिमाग की टोटी तो पहले ही ढीली थी। लेकिन पिताजी अब अपने पैसे और पावर से इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद इसीलिए इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि यह छूट जाएगा। पर क्या आपने यह महसूस किया? इस पूरी घटना में न सिर्फ धर्म का अपमान हुआ है, बल्कि कानून का भी मजाक बना दिया गया है। हमने इतने केस कवर किए हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई आदमी गिरफ्तारी के सिर्फ 24 घंटे के अंदर मीडिया के सामने आकर इतनी बेफिक्री से बयान दे। और हाँ, अगर कोई इस पर सवाल उठाएगा तो हो सकता है उसे भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो सोचिए, क्या यह देश सिर्फ अमीरों और रसूखदारों के लिए बना है? क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए सख्त है और रईसजादों के लिए एक मजाक? और क्या धर्म को अब सिर्फ अपराधियों की ढाल बनकर रह जाना चाहिए? इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिलेंगे, या शायद हमेशा की तरह हम सब इसे भूल जाएंगे। रोड सेफ्टी एक मजाक या राष्ट्रीय आपदा? जिस तरह से एक स्कूटर की टक्कर से कार के टुकड़े टुकड़े हो गए, उससे आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब नहीं पी थी, कोई नशीले पदार्थ नहीं लिए थे। लेकिन सवाल यह उठता है, गुजरात के पोर्ट से जो केमिकल्स आते हैं, क्या वही अब हमारे युवाओं की रगों में दौड़ रहे हैं? अगर इस केस की गहराई से जांच हो तो कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो इस आरोपी को सलाखों के पीछे डालने के लिए काफी हैं।
लेकिन क्या होगा? 99% लोग यही मानते हैं कि आरोपी को या तो बस कुछ हफ्तों की जेल होगी या फिर कुछ 100 शब्दों की एक माफीनामा लिखकर छोड़ दिया जाएगा। 2 साल की सजा, जो अधिकतम सजा कही जाती है, वह तो भूल ही जाइए। रोड सेफ्टी बस एक दिखावा? यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे देश की सड़क सुरक्षा के खोखलेपन को भी उजागर करता है। पुणे के पोर्शे केस को देख लीजिए, दिल्ली का केस देख लीजिए, हर राज्य में ऐसे मामलों की भरमार है। और ज्यादातर मामलों में आरोपी वही अमीरजादे होते हैं जो रात में महंगी गाड़ियां शराब के नशे में दौड़ाते हैं। लेकिन सरकार, वह कभी भी कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट यानी मिसाल कायम करने वाली सजा नहीं देती। इसका नतीजा क्या होता है? आंकड़े देखिए, 4.8 लाख रोड एक्सीडेंट्स हर साल, 1.72 लाख मौतें। हम दुनिया की सबसे घातक सड़कों वाले देशों में से एक बन चुके हैं। जब दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में मौतें कम हो रही हैं, हमारे देश में यह 5% बढ़ रही हैं। और हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। एक सर्वे में दिल्ली के 30,000 लोगों से पूछा गया कि क्या वे कभी शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। 81.2% लोगों ने माना कि वे ऐसा करते हैं। उन्हें किसी भी सजा या अंजाम का डर ही नहीं है। तो क्या हमारे देश के कानून इतने लचर हैं? 2020 से 2024 तक पूरे भारत में सिर्फ 1,500 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए गए। उसमें से भी आधे तमिलनाडु में हुए। मतलब क्या? हमारे देश के ड्राइवर इतने जिम्मेदार हो गए हैं कि उनका लाइसेंस रद्द करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में 25% एक्सीडेंट्स ऐसे लोगों ने किए जिनके ब्लड में तय सीमा से ज्यादा शराब पाई गई थी। अगर हम सिर्फ तथ्यों पर जाएं, तो यह साफ है कि ड्रंकन ड्राइविंग एक बड़ी समस्या है। रोड सेफ्टी एक मजाक बन चुकी है और यह एक राष्ट्रीय आपदा है। लेकिन समस्या क्या है? हम हर मुद्दे को धर्म, जाति और राजनीति के चश्मे से देखते हैं। हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया बस किसी नेता के बयान पर बहस में उलझा रहता है, लेकिन असल मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े कानूनों के खिलाफ होगी? नहीं। तो फिर क्यों न इस मुद्दे को राजनीति से परे रखकर बाइपार्टिसन यानी सभी पार्टियों का संयुक्त मुद्दा बना दिया जाए? क्या कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके सब कम से कम इस एक मुद्दे पर एकमत नहीं हो सकते? अगर सच्ची इच्छा शक्ति हो तो इसे बदला जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी यही होगा। कोई अमीर ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाएगा, किसी निर्दोष को कुचल देगा, फिर भगवान शिवजी का नाम लेकर निकल जाएगा और कुछ दिनों में बेल पर बाहर आ जाएगा। रक्षित चौरसिया का मामला, क्या कोई सजा होगी? इस केस में आरोपी कोई बिल्डर का बेटा नहीं है, कोई बड़ा राजनीतिक कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन क्या सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और स्पीड डाटा के बावजूद उसे सजा मिलेगी? या फिर यह भी बस एक नया फॉर्मूला बन जाएगा? लोगों को कुचलो, भगवान का नाम लो और निकल जाओ। अब देखना यह है कि हम एक मजबूत संदेश देंगे या फिर हमेशा की तरह सब भूलकर आगे बढ़ जाएंगे।